हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी स्वागत करता हूं बच्चों। इसमें हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर आपका 5 है। ये सोशल साइंस का जो सिविक्स वाला पार्ट है आपका, वहां से मैंने लिया है। और ये चैप्टर है आपका 5th नंबर, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस होती है हमारे इंडिया में, वो किस तरह से होती है, कौन इलेक्शन करता है, किसका इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इनकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इंट्रो हम लोग देख लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड। तो यहाँ हम अगर बात करें, सो इंडिया अडोप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज विद एन एबंडेंट फैथ इन द कॉमन मैन। हमारे इंडिया में हमने डेमोक्रेसी रखा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कॉमन मैन का पावर। सो द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल। इसीलिए हमारे यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है आउट ऑफ वेरियस कंट्रीज़ में, है ना। सो नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज in the world. Its electoral system allows every adult citizen to vote and choose their representatives. The system aims to be fair, inclusive, accessible so that citizens can participate in decision making process that affect their life. यानी कि यहाँ पे इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है, अगर जियोग्राफिकली अगर देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और उस बेसिस पे अगर पॉलिटिकल टर्म में भी हम लोग देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिया में रही है। और यहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो सारे एडल्ट सिटीजन को, अब एडल्ट सिटीजन कौन हुए ये भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जो भी 18+ होता है या 18 का होता है उसे राइट टू वोट मिल जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एंड वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यानी कि हम डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, हमारे चुने हुए जो लीडर्स होते हैं यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके थ्रू हम लोग रूल करते हैं। तो यहाँ ये हक जो है वो सारे इंडियंस को मिल जाता है। ये जो इस सिस्टम बनाया हुआ है इसका मकसद यही रहा है कि ये हमेशा फेयर हो, यानी अनफेयर किसी के साथ में ना हो, और सभी को वो इंक्लूड कर सके। इंक्लूसिव का मतलब सभी को वो ऐड कर सके, किसी को भी मार्जिनल या अब जो है ना सोसाइटी से या कम्युनिटी से बाहर ना करे, किसी को, सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके। एंड एक्सेसिबल का मतलब सभी को यहाँ पे राइट जो मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो इक्वली सभी को मिलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का नियम, कानून सबसे बड़ा होगा और कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। ऐसी जो सोच है हमने डेमोक्रेसी में रखी है, उसी वजह से यहाँ कॉमन मैन के पास पावर है और डेमोक्रेसी आपका सक्सेसफुल रहा है। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन लेगी तो डिसीजन का हमेशा उनके कॉमन मैन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, उनकी लाइफ। तो इसलिए अगर उन्हीं का पार्टिसिपेशन हो जाए हमारी गवर्नमेंट में तो इसलिए बहुत अच्छा ये माना जाएगा कि अब वो भी इस गवर्नमेंट के अनब्रेकेबल पार्ट्स माने जाएंगे। तो ये सब सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने ये बात मानी है कि हम जो भी हमारे गवर्नमेंट में जो अल्टीमेट पावर का जो सोर्स होगा वो हमारे आम आदमी के पास में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो फ्रेंचाइज वर्ड है उसका मीनिंग क्या है तो वो देख लेते हैं। फ्रेंचाइज मीन्स अ राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी गवर्नमेंट के थ्रू या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी राइट मिलता है वो होता है फ्रेंचाइज। ये हमें ध्यान रखना है। In a democratic context, franchise mainly refers to the right to vote. और अगर हम लोग पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली अगर बात करें तो फ्रेंचाइज का मतलब हुआ राइट टू वोट, यानी कि मत का अधिकार, चुनाव का अधिकार। ये हमें समझना चाहिए। अनदर एक वर्ड है इस फ्रेंचाइज के लिए, वो है सफरेज, जिसका मतलब भी राइट टू वोट होता है। यानी अगर मैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको पूछूं तो भी आप यही बोलोगे राइट टू वोट, और अगर मैं पूछूं आपको यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है तो भी आपका मतलब, यानी बोथ टर्म्स रेफर टू द राइट टू वोट। ये हमें समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे फ्रेंचाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अ सेंट्रल फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है और डेमोक्रेसी का जो रूल है, उनके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने और बहुत सारे जो इसमें लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, उन सब ने ये सोचा कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक सेंट्रल फीचर मान के हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को हम सेट करेंगे, यानी कि सबको राइट टू वोट प्रोवाइड करेंगे जब वो एक एज पे पहुंच जाएंगे। अब वो एज कौन सी है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ये अब तक आपको जानना है। दिस मीन्स द राइट टू वोट इज अवेलेबल टू ऑल द एडल्ट सिटीजन्स विदाउट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बिना किसी भेदभाव के या बंधन के सभी को ये राइट टू वोट मिलेगा। देखो यहाँ पे जो इसका जो डिटेल में अगर बात करें ना, इट मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, ईच सिटीजन गेट वन वोट वन वैल्यू एज पर वन पर्सन, यानी कि वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट जैसा सिस्टम है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक सेंट्रल फीचर बना हुआ है। इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझेंगे। अब वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू क्या होता है, यानी कि हर एक आदमी का अपना एक वोट होगा और उस वोट का एक वैल्यू होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट लेते हैं किसी भी कंट्री का, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ कि एक कंट्री है आपकी ए और ये है कंट्री आपकी बी। अब ए में सिस्टम क्या है, अब यहाँ ए में अगर सिस्टम अगर बात करें तो वहाँ पे वन पर्सन वन वैल्यू है आपके, ये वन पी कर देता हूँ मैं, वन पर्सन वन वैल्यू। अब यहाँ पे ये उनके लिए है जो वहाँ के सिटीजन्स है, और दूसरे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसी कंट्री में, वहाँ पे है कि भाई वन पर्सन, और यहाँ पे हाफ कर देता हूँ 1/2 इसका वैल्यू होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 50 लोग भी अगर वोटिंग करते हैं तो उनका आधा हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे उनके जो लोग हैं अगर 50 वोटिंग कर रहे हैं तो वो 50 ही उनका वोटिंग का वैल्यू रहेगा। तो अब यहाँ 50 का 25 हो गया और यहाँ 50 का 50 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव चल रहा है। तो ये इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही हुआ कि हम सभी को एक वोट देंगे और उसके वोट का एक इक्वल वैल्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसी को हम लोग मानते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इंडिया में वोट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे पहली बात है, ऑल द इंडियन सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स ऑफ द एज और ओल्डर, 18 के या 18 के प्लस में है, उन्हें राइट टू वोट दिया जाएगा। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर वोटिंग राइट्स आर गिवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द ग्राउंड, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और इनकम और वेल्थ, यानी इन ग्राउंड्स पे किसी को भी हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे और सभी को जो 18 का हो चुका है या हो चुकी है उनको राइट टू वोट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो सिस्टम है वही हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। अब यहाँ पे कास्ट यानी जाति, क्रीड यानी कम्युनिटी, रेस यानी जो कलर कॉम्प्लेक्स पे हम लोग जो भेदभाव करते हैं, गोरा काला वगैरह, धर्म के नाम पे रिलीजन, जेंडर यानी मेल फीमेल, सेक्स रेशियो के आधार पर भी हम लोग क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एजुकेशन की भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो तू वोट नहीं कर सकता, ये बातें भी हम लोग नहीं करेंगे। इनकम का एक पैरामीटर भी सेट नहीं करेंगे, मतलब कि आपको मिनिमम इतनी इनकम होनी चाहिए तभी हम लोग आपको एलिजिबल मानेंगे वोटिंग के लिए, ऐसी बात भी हम लोग नहीं करेंगे। और अगर आप रिच हो या पुअर हो, पुअर को हम लोग डिनाई करेंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे। यानी इन बेसिस पे हम लोग किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करेंगे। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी 18 का हुआ है मेल फीमेल, उनको राइट टू वोट मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें डिनाई नहीं करेगा। सो द वर्ड जो यूनिवर्सल है यहाँ पे, दैट इंडिकेट्स इन प्रिंसिपल एवरीवन हु मीट्स द एज एंड सिटीजनशिप क्राइटेरिया इज आल्सो इंक्लूडेड। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब इंडिया में बाहर के लोग भी रहते हैं,
ठीक है। अब अमेरिकन हो गए, चाहे जर्मन हो गए, चाहे फ्रेंच वाले हो गए, अब ये लोग अगर सिटीजनशिप को प्रूव करते हैं कि भाई उन्होंने एक मिनिमम टाइम पे यहाँ इंडिया में स्पेंड किया है, तो इनका मतलब वहाँ पे भी उनको एक सिटीजनशिप मिल जाता है और वो 18+ है, तब भी उनको राइट टू वोट मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया कि भाई कौन वोट कर सकता है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंडिया में है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इलेक्शंस हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इंक्लूड्स। अब यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं वो 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। पहला हो गया आपका लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन किसका होता है? पीएम के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पीएम के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। पूरे कंट्री के लिए जो इलेक्शन हुए लोकसभा इलेक्शन, जिसे जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। ये होता है हमारे स्टेट टू स्टेट, यानी कि अलग अलग आपके स्टेट्स होंगे, कोई महाराष्ट्र से होगा आप में से, कोई गुजरात से होगा, कोई राजस्थान से होगा, तो कोई एमपी से होगा, यूपी से होगा। तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो इलेक्शन होते हैं वो भी हमारे इंडिया में होते हैं। इनको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। ये होता है हमारा यहाँ पे सीएम के लिए, यानी चीफ मिनिस्टर के लिए। वो हो गया पीएम, है ना, और यहाँ हो गया सीएम। और एक तीसरा जो इलेक्शन है वो है लोकल बॉडीज़ के लिए, जिसमें गाँवों के लिए सरपंच का चुनाव होता है। आपके गाँव में विलेज प्रधान होता है ना, तो जिसे सरपंच भी बोलते हैं, तो वो लोकल बॉडी में आता है, लोकल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे वो होता है। और बहुत सारे छोटे छोटे जो भी टाउन्स भी होते हैं और सिटी भी है, जैसे सूरत, तो यहाँ पे सिटी में है तो वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं मेयर के लिए। तो गांव में हो गया आपका किसका? सरपंच का। और टाउन और सिटी जो है इसमें होता है मेयर, डिप्टी मेयर, इनके इलेक्शंस होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। फिर अगला जो हम लोग देखते हैं, द राइट टू वोट इन जनरल इलेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारत का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू वोट देता है, ये अगर पूछा जाए बच्चों, तो आर्टिकल 326 ये आपका एक राइट है, कोई छीन नहीं सकता, कोई भी गवर्नमेंट आपको डिनाई नहीं कर सकती। सो इसका मतलब ये हुआ, नो वन कैन कास्ट ए वोट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, वोटिंग इज पर्सनल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। यानी कि आपका जो मत है, आपका जो वोटिंग है, आपका जो चुनाव है, वो आप ही का अधिकार रहेगा, ऐसा मानना है हमारे आर्टिकल 326 को, है ना। सो वोटर रजिस्ट्रेशन, अब इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बहुत सारे इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि आपको वहाँ पे डिनाई भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ किसको डिनाई किया जा सकता है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। टू वोट, अ पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज वेयर दे आर ऑर्डिनरीज रेजिडेंट। अब इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से गांव से बिलोंग करते हो, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, जो आपकी सिटी है ओरिजिनली, यानी आपके मम्मी पापा जहां आप रहते हो वहां का एरिया में आपका एक कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है इलेक्टोरल एरिया, मतलब वहाँ आपका वोटिंग का पावर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान का हूँ, अब मुझे वोटिंग का राइट जो है ना गुजरात में बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरा जो रेजिडेंस है वो ऑर्डिनरी सिटीजन या मैं रेजिडेंट वहाँ का हूँ। सो दैट्स वाई मुझे हमेशा राजस्थान का ही इलेक्शन का मिलेगा। अब मैं अगर मैं पीएम के लिए इलेक्शन करवा रहा हूँ, यानी कि पूरा नेशनल गवर्नमेंट के लिए, तब तो मैं कहीं पे भी रहूँ तो भी मैं वोटिंग कर सकता हूँ। बट सीएम या लोकल बॉडीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट क्या होता है, तब आपको ऑर्डिनरी एक जो जहाँ के आप कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हो वहाँ आपको इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन आपको वो फॉर्म देगा। वोटर्स यूजुअली कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड आल्सो नोन एज इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक कार्ड और वोट आईडी फॉर द आइडेंटिफिकेशंस एट पोलिंग स्टेशंस। इससे पता चलता है कि आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ के रेजिडेंट हो। तो इस तरह का जो आपके इसके हाथ में जो देख रहे हो ये एपिक कार्ड होता है, वो दिया जाता है ताकि जैसे आधार कार्ड होता है आपका आइडेंटिटी कार्ड, वैसा ही एपिक कार्ड होता है आपका वोटिंग कार्ड, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम contesting elections or in certain cases from voting if convinced of a specific offence as provided under law such as the Representation of the People Act 1951। अगर इस कानून में दिए हुए कोई भी सीरियस क्राइम या ऑफेंस किसी ने किया है उसे डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा। अब इसमें रेप, मर्डर, लूट,
हेरा फेरी, ये जो बहुत सारे जो सीरियस क्राइम होते हैं उनमें अगर किसी ने अपना रोल किया है या क्रिमिनल माइंडसेट किया है या क्रिमिनल है, कल्प्रिट है, उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है। सो इंडियाज़ लार्ज स्केल का जो इलेक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वहाँ इलेक्शन का किस तरह का सिस्टम है। सो मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग on a huge scale. For example, in 2024 general elections, about 980 million people as the voter were eligible to vote. 2024 में हुए इलेक्शन में तकरीबन 980 मिलियन लोग एज ए वोटर बने थे जिन्होंने वोटिंग किया था। तो यानी कि यहाँ पे एक एरिया तो लार्ज है ही है और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमारे पास में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है ना। तो इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम वही संभालता है, हम लोग इनके बारे में भी समझेंगे यहाँ पे। सो लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड अक्रॉस 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द नेशनल लेवल। हमने लोकसभा इलेक्शन बोला था, किसके लिए था वो, पीएम के लिए, है ना। तो पीएम के लिए जो भी आपके एरियाज होते हैं, कंस्टिट्यूंसीज होती है, मैंने बोला इलेक्टोरल एरिया कितने होते हैं, 543। अब पूरे इंडिया को 543 डिविजन्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। और इन डिविजन्स में जो भी वहाँ के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वहाँ के आपके कॉन्टेस्ट करने वाले लोग होते हैं या फिर जो वोटर होते हैं, वो वहाँ से उनका चुनाव करते हैं, है ना। तो चुनाव करने के बाद में जैसे ही इलेक्शन हुआ, उसके बाद में जैसे ये लोग इलेक्शन के लिए लगे हुए लाइन में, ठीक है, इलेक्शन के बाद में वहाँ होता है काउंटिंग के बाद में होता है रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में डिक्लेरेशन हो जाता है कि कौन आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बना है। तो यहाँ इंडिया के लिए अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो 543 कुछ एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है इंडिया को। ये जो आप मैप देख रहे हो, तो इसमें 543 एरियाज होते हैं। सच large exercise demands a well organized administration and logistical system to ensure free and fair polling। अब अगर इतना बड़ा एरिया में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये है कि प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और लॉजिस्टिकल जो सिस्टम है वो भी आपका फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मतलब कि मेरा जो वोटिंग कार्ड है उस पर कोई और वोट कर रहा है और मेरा जो एरिया है वहाँ पे किसी और को मतलब वहाँ पे वोटिंग के लिए लाया गया, ये सब चीज़ें आपको क्या करेगी, फेयर बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब निगरानी करता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब क्या आप जानते हो, इंडिया ग्रांटेड वुमन द राइट टू वोट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिपब्लिक लॉन्ग बिफोर सम अदर कंट्रीज लाइक यू वी कैन सी। स्विट्ज़रलैंड ने 1971 में राइट टू वोट वुमेन्स को दिया, जबकि हमारे यहाँ पे 1950 को हमारा देश क्या बना था, रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि हमने 26 जनवरी क्यों मनाते हैं भाई, 26 जनवरी 1950 ये जो है यहाँ पे हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट तो 1947 में हो गया, बट 1950 में 26 जनवरी को हम रिपब्लिक बने थे, ठीक है। अब रिपब्लिक को आपने 6-7 में भी पढ़ा है कि भाई वहाँ पे जो भी वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्शन के लिए खुद ही चुनाव करते हैं और खुद में से ही किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। इस तरह का सिस्टम रिपब्लिक होता है। तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड ने 1971 में वुमन को वोटिंग का राइट दिया, जबकि हमारे इंडिया में जैसे हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इफेक्टिव हुआ हमने ये प्रोवाइड किया। तो आपको ये समझना चाहिए। बहुत सारे प्रोटेस्ट आज भी बहुत सारे लोगों में हो रहे हैं। ये जैसे अमेरिका में, यूएसए में ये 1913 का ये एक इमेज है आपके सामने, ये बताता है कि वुमेन के लिए वोटिंग राइट के लिए बहुत ज़्यादा आज तक आवाज़ें उठ रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पे सभी को इक्वालिटी माना जाता है या इक्वालिटी के पैरामीटर में डाला जाता है। यहाँ पे किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। सो अब ये जो इमेज है आपके सामने वो है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 18 का जो भी होता है तो उसको वोटिंग राइट दिया जाता है। तो ये अगर ऐसा है तो ये खास बात इसमें क्या है, तो इसमें खास बात बच्चों ये है कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ पे कि किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी को इक्वालिटी दी जाती है और
इसमें सिविक एंगेजमेंट होता है, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और लोग खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी, कौन उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये पावर शेयरिंग का भी इसमें एक फीचर होता है। एंड उसके बाद में ऑल कैन पार्टिसिपेशन, यहाँ पे सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और पीपल के पास में जो कॉमन मैन है उनके पास में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है, सभी को राइट टू वोट मिलता है ना। तो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में 2 इमेज आपके खाली थे, मैंने यहाँ पे भर दिए। यहाँ पहला वाला आता है, इट एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट। ये लोगों को एनकरेजमेंट करता है, मोटिवेट करता है कि आप भी गवर्नमेंट के अनब्रेकेबल पार्ट हो। और सिटीजन्स कैन रिमूव इनएफिशिएंट लीडर्स बाय वोटिंग देम आउट। ये भी हमारे पास में राइट होता है। दैट्स वाई वी कैन सी दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज सो इम्पोर्टेंट देन एनी अदर डेमोक्रेटिक फीचर, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, आपको थोड़ा सा देख लेना है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, ब्रिजिंग बैरियर्स एनेबलिंग पार्टिसिपेशन एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे जो बैरियर है, बैरियर का मतलब जो ऑब्स्टेकल है या प्रॉब्लम्स है उनको ब्रिजिंग किया। ब्रिजिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपके बीच में नदी चल रही है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके मान लो फॉर एग्जांपल ये रिवर है। अब रिवर को पार करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा ना, तभी तो आप उस पार जा पाओगे। सर मैं तो शिप से चला जाऊँगा, वोटिंग से चला जाऊँगा, ऐसा नहीं, सभी लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग डरते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज बना देते हैं। अब ये जो ब्रिज बनाने का काम होता है ये ऑब्स्टेकल को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये कौन से ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में और पार्टिसिपेशन को इनेबल कैसे किया जाता है, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को किस तरह से हमने सेट करके रखा है ये हम लोग देख लेते हैं। सो डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन पहला टॉपिक है आपका। यहाँ हम लोग देखते हैं कि democracy works properly only when eligible citizens can take part freely and fairly। सबसे पहली बात है कि भाई फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब कि सबके पास में राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी वगैरह होनी चाहिए और भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी तो फेयर होगा, अदरवाइज इनजस्टिस होगा। भाई आपके साथ में भेदभाव होगा तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, फेयर नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बुरा है, अनफेयर है। तो हमें पहला ध्यान रखना होता है फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शंस में जो भी एक्टिविटीज़ होती है। वोटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड चॉइस एक्सेट्रास। अब यहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन ये भी लोगों को मिलना चाहिए कि भाई मैं मेरे हिसाब से किसी भी लीडर को वोट करूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई यहाँ पे मेरा ब्रेन वॉश करके बोल रहा है कि आप इसे वोट करो या ए को वोट करो या बी को वोट करो। ये डिसीजन मैं लूँगा कि आप मुझे समझाओगे या आप मुझ पर प्रेशराइज करोगे तो मैं डिसीजन लूँगा? नहीं, जब ये निर्णय, ये डिसीजन मेरा है तो मैं ही वो डिसीजन लूँगा और मेरे थ्रू ही मैं इस वोटिंग के लिए आ पाऊँगा या कुछ कह पाऊँगा। तो वो भी इसमें ध्यान रखना होता है, ऐसे बैरियर्स को दूर करना होता है। और तीसरी बात, इन इंडिया स्पेशल एफर्ट्स आर टेकन टू मेक श्योर एलिजिबल सिटीजन्स आर एबल टू वोट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसका भी खास ध्यान दिया जाता है। ऐसे ब्रिजिंग बैरियर्स को पहले इनेबल किया जाता है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छे से हो सके, सबका साथ, सबका विकास हो सके। ये आपको अब तक समझना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में इंडिया में जो होते हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम के लिए आपके पास में क्या सजेशंस है जो आप कर सकते हो एज अ इलेक्शन कमिश्नर। जब भी आप बनोगे आईएएस आईपीएस के लिए, जब एग्ज़ाम आप अपियर होते हो तब आपको ऐसी पोस्ट मिलती है। अब ऐसा अगर मान लो आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी इलेक्शन में जो चैलेंजेस होते हैं तब आपको इसमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप बोलोगे सर करप्शन बहुत होता है, मनी माइंड वाले लोग बहुत रहते हैं, तो जो छोटी मोटी पार्टी वाले लोग होते हैं वो अपने इलेक्शन में जीत नहीं पाते हैं और बड़ी पार्टी आसानी से जीत जाती है। जैसे कि बड़ी पार्टी ने पैसा लगा दिया तो उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है क्योंकि बड़ी पार्टीज है ना, तो उस वजह से जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो आपके फाइट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या सजेशन दोगे आप कि जो भी गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग अगर होती है, गवर्नमेंट इन सब पार्टीज़ को अगर फंड देती है यानी पैसा देती है, तब क्या होगा, ये चैलेंज आपका पूरी तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप अपना पैसा नहीं लगाओगे, गवर्नमेंट फंड बराबर देगी सबको इक्वल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा।
ये आपका सजेशन बेस्ट हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इंडिया जो है ना बहुत लार्ज कंट्री है, डाइवर्सिटी यहाँ बहुत देखने को मिलती है, यानी अलग अलग कल्चर वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग, रिलीजन वाले लोग, और जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। हमारे यहाँ पे लैंड फॉर्म्स है बहुत ज़्यादा, माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया, आइलैंड वाले हमारे पास में एरियाज़ हैं। तो ये सब डाइवर्सिटी यहाँ बहुत है। तो सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल और जो बैरियर हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे पार किया जाए, क्योंकि ये तो नेचुरल है। अब नेचर के थ्रू अगर होता है तो नेचुरली उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि भाई यहाँ अगर इतना ऐसा प्रॉब्लम है तो वहाँ आपके अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने चाहिए। सभी जगह अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल और वो भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में काम करेंगे तो कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा। ये सजेशन हो सकता है। द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज मैनली टाइम्स लार्जर देन सेवरल अदर कंट्रीज। इन एरियाज टर्म्स इंडिया इज आल्सो मच लार्जर देन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़। अब यूरोपियन कंट्रीज से भी कुछ एरिया हमारे इतने बड़े हैं कि जैसे कि हरियाणा की अगर मैं बात करूँ ना, हरियाणा आपके ये इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पे है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इनके नीचे, तो ये जो एरिया है ना हरियाणा जितना तो एक यूरोपियन कंट्री आपका बेल्जियम है, मतलब जो आपका स्टेट है, तो वैसे तो बहुत सारे यूरोपियन की कंट्रीज भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि भाई इतने बड़े देश को, इतने बड़े कंट्री को मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए भी हमें सजेशन बना के रखना चाहिए। और इंडिया हैज़ माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, आइलैंड्स, रिमोट विलेजेस विच मेक लॉजिस्टिक यानी कोई भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। जैसे स्पेशली यहाँ हम लोग बात करें ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल इतने हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो वहाँ पे ऑब्स्टेकल बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन है हमारे सामने। दीज आर द चैलेंजेस। ये हमने चैलेंजेस की बात की। आपको पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्शन में क्या चैलेंजेस होते हैं, तो डाइवर्सिटी आपने लिखा, पॉपुलेशन आपने लिखा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला जो एरिया आपने बताया कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये सब आपके सामने चैलेंजेस है। ओके, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन इज़ अ मेजर चैलेंज दैट नीड्स केयरफुल प्लानिंग। उसके लिए क्या करना चाहिए, केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए। एक तो ये सॉल्यूशन है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ECI ऑर्गेनाइज इलेक्शंस एंड टेक special steps to include every eligible voter for contesting the elections। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे सामने वो एक सवाल है, क्या आप जानते हो इन द 10th सेंचुरी उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें एक एविडेंस मिलता है इलेक्शन का जो एंशिएंट इंडिया का है। एक गांव का है ये। कैंडिडेट्स नेम्स वर रिटन ऑन द फार्म लीव्स सील्ड एंड ड्रॉन टू सेलेक्ट representative and early display of the participatory practice। यह उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है, एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो स्टोन पे लिखे होते हैं या फिर कोई चार्ट पे लिखे होते हैं या कोई पाल्म ट्री पे लिखा होता है, वो जो भी आपके एंशिएंट टाइम में जो लिखे हुए थे। आजकल हमारे पास में डिजिटल है, हम टेक्स्ट बुक पे लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, पेपर सीट पे लिखते हैं। तो पहले ये लोग स्टोन पे, दीवारों पे या नोटिस बोर्ड पे लिखते थे। तो उनकी अभी तक कुछ लिखावट हमारे पास में एक एविडेंस बन जाता है कि इलेक्शन पहले भी होते थे। और इसमें इलेक्शन कैसे होते थे, एक पाम ट्री पे जिसका लीव जो होता था, पत्ते होते थे उसके, वहाँ उन कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए मिले हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन उस ज़माने में भी होते थे और आज भी इलेक्शन होते हैं। अब इसको कैसे करते थे, वो एक बॉक्स में डाल देते थे सील करके, और उसके बाद में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे, सिलेक्ट करते थे। इस तरह का जो सिस्टम है ये बताता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन पहले भी होता था। इसलिए हमारे इंडिया में ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ट्रेडिशनल है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए। सो नाउ एक्सेसिबिलिटी मेजर्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। द इलेक्शन कमीशन वर्क्स टू रिमूव बैरियर्स दैट माइट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम वोटिंग। अब अगर वोटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, उनका रिमूवल या उनका सॉल्यूशन कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए ये कमीशन बना हुआ है। सो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स समटाइम ट्रैवल टू रिमोट लोकेशंस, सो वोटर्स हु कैन नॉट कम टू पोलिंग स्टेशंस आर नॉट लेफ्ट आउट। यहाँ पे जो इसके इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो
ऐसे दूरस्थ गांवों में या बहुत ज़्यादा दूर जो लोकेशंस होती है जहाँ पे वोटर्स वोटिंग करने लिए नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये सब सिस्टम है ताकि एक्सेसिबिलिटी हो सके। अब जो आउट ऑफ आपके एक्सेस से हैं या फिर नेटवर्क कवरेज एरिया से भी बाहर लोग रहते हैं, उनके लिए हमारे पास में ये कुछ मेजरमेंट्स हमारी गवर्नमेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन स्पेशल प्रोविजंस सच एज postal voting for certain categories and arrangements to help elderly voters and people with disabilities। अब जो चल फिर नहीं सकते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, जो एल्डरली यहाँ पे वोटर्स हैं, वो आ नहीं जा सकते हैं, वो आ और जा नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हमने अरेंजमेंट्स किए। पोस्टल जो वोटिंग है वो भी शुरू किया है ताकि वो पोस्ट कार्ड से भी वोटिंग कर सके। ऐसी फैसिलिटी भी हमने किया है। असिस्टिव मेजरमेंट्स भी किए गए जिसमें ब्राइल इनेबल्ड वोटिंग मशीन या इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। रैम्स एट पोलिंग स्टेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ व्हील चेयर्स, ये भी हमने जो भी नीडेड है उसका भी अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ब्रिज के रूप में काम करता है ताकि लोगों को सभी को एक्सेस मिल सके। अब यहाँ सभी को इंक्लूड किया इंक्लूसिव प्रोसेस के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आपको नज़र आ रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक नेशनल लेवल पे काम करता है और फिर आपके स्टेट में भी होता है और आपके लोकल गवर्नमेंट के लिए भी होता है। मतलब कि यहाँ पे 3 तरह के इलेक्शन हमने पहले भी बोला। लोकसभा इलेक्शन उसके लिए भी है हमारे पास में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन उसके लिए भी है हमारे पास में ईसीआई, और अगर आपके गांव में शहर में अगर इलेक्शन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो भी आपके ईसीआई वहाँ खड़ा होता है ताकि वहाँ पे इलेक्शंस आपके स्मूथली हो सके, फ्री एंड फेयर हो सके। इसके लिए स्टेट में अगर बात करें तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 आपके अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जनरल इलेक्शन जब भी होता है तब। और जब भी आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहा है सीएम के लिए तो वहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, और गाँव में आप देखोगे शहरों में तो ये सब चीज़ें भी आपके अवेलेबल होती है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो टीचर्स होते हैं और बहुत सारे इलेक्टोरल सिस्टम के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो भी इसके लिए ऐड होते हैं। जब भी इलेक्शन जनरल इलेक्शन का होता है तो पूरे समग्र भारत में वोटिंग डे के लिए छुट्टी रखी जाती है ताकि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ काम करता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। It manages the large and complex task of conducting election across the country and works to keep them free and fair. So ये स्ट्रक्चर है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ इंट्रो। थोड़ा सा इंट्रो इसका कर लेते हैं हम लोग। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईसीआई इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस फ्री एंड फेयर पूरे भारत में। इट्स पावर आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेवेंट लॉ। इसके लिए कुछ अच्छे कानून बने हुए हैं, कानून से इसे शक्ति मिलते हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको कोई जो भी है आपके डिनाई नहीं कर सकता, ये भी एक गवर्नमेंट का एक अनब्रेकेबल पार्ट माना जाता है, ये आपको समझना चाहिए। फिर ईसीआई वाज सेट अप इन 1950 एंड कंटिन्यूस टू सुपरवाइज द इलेक्शन टू द लोकसभा इलेक्शन अगर होते हैं, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन सब के इलेक्शन का जो जिम्मेदारी है वो हमारे ईसीआई की होती है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है वो 1951 to 52 में हुआ। तो ईसीआई का फर्स्ट इलेक्शन जो है वो 1951 को हुआ था। जनरल इलेक्शन पहला था हमारा 1951 से शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये है हमारे इसकी बिल्डिंग जो नई दिल्ली में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग। और ये जो है इसके कुछ रोल होते हैं क्रुशियल, जैसे कि इलेक्शन की डेट को सेट करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कैंडिडेट्स को, वोटर्स को, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ये एनफोर्स करता है। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और पूरा जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसका ओवरसीइंग करता है। ओवरसीइंग का मतलब होता है
सुपरविजन करता है, तो सीसीटीवी कैमरे की तरह निगरानी रखता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। सो नाउ मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से मैनेज करता है। लोकसभा इलेक्शंस इन्वॉल्व मिलियंस ऑफ द वोटर्स अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ कंस्टिट्यूंसीज। द स्केल रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग of the polling stations, staff, security, and the transport or transportations. So, managing elections in India is a huge administrative task because of the country's size and diversity. The ACI continually upgrades procedures, uses technology to ensure elections are conducted efficiently, free, and fair. Out of the total Lok Sabha seats, 84 seats have been reserved for scheduled caste यानी अनुसूचित जनजाति एंड 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। यहाँ आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सभी को राइट टू वोट मिल सके, इसके लिए हमने ये सब सिस्टम किया है। इस तरह का सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हमारा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे MCC बोलते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस issued by the ECI to ensure free and fair election. It enforced from the date of the elections, जो भी आपके अनाउंसमेंट होते हैं, until the results declared. इसमें कुछ मेन बातें होती है, जैसे कि rules for ruling party to prevent misuse of the government resources during the election period. For example, avoiding announcements of न्यू स्कीम मेंट टू इन्फ्लुएंस वोटर, नए नए योजनाएं चलाना। जैसे पॉलिटिकल जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मुझे अगर वोट देते हो आप तो मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा, इंटरनेट सबके घर में फ्री लगवा दूंगा, आप मुझे वोट तो दीजिए। ऐसी बातें लोगों को क्या करती है, मिसलीड करती है, मिसगाइड करती है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये हमारे गाइडलाइन होते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी हैव रेस्ट्रेंट एंड अवॉइड एक्शंस दैट कुड डिस्टर्ब पब्लिक law and order or influence voters unfairly. Offering gift, money or other incentives to influence voter is also prohibited and can attract legal action. अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसा सिस्टम हमारे इंडिया में बिल्कुल मौजूद है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा EVM मशीन। अब EVM मशीन क्या होती है बच्चों, इलेक्शन या इलेक्टोरल वोटिंग मशीन। इलेक्टोरल वोटिंग मशीन होती है, पहले बैलेट पेपर होता था, तो अब हमारे पास में डिजिटल और न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इससे हम लोग इलेक्टोरल वोटिंग मशीन है ये वोटिंग करते हैं। क्या आप जानते हो, केरला स्पार्क्ड अ फेरी लेगेसी 1960 विद द मोड ऑफ कंडक्ट embraced by bold parties. By 1991, the Election Commission wailed it as a mighty shield for fair, fearless elections across India. केरला ने ये अचीवमेंट प्राप्त की है बच्चों कि उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से अप्लाई भी किया, और 1951 में इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसको माइटी शील्ड माना, यानी कि जो केरला का जो मोड ऑफ इलेक्शन है वो सभी के लिए एक मॉडल आपका एग्जाम्पल है। डिड यू नो, इन 1990 T.N. सेशन जो कि पहले चीफ कमिश्नर थे, हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे 1990 में, ही इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स लाइक स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स, वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स एंड टाइटर कंट्रोल ऑन कैंपेन स्पेंडिंग विच स्ट्रेगन्ड इलेक्शन मैनेजमेंट। ये आप इनका चेहरा देख सकते हो, इन्होंने ये काम किया है ताकि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर आपका हो सके। ओके, सो ये भी आपके बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। सो नाउ अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस। अब इलेक्शन को समझते हैं भारत में किस तरह से होते हैं। इलेक्शन एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम नेशन टू लोकल अलाउ इंडियन सिटीजन्स टू चूज देयर लीडर्स इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्शन इन इंडिया आर ऑफन कॉल्ड द फेस्टिव ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज ऑल द इंडियन सिटीजन्स participate actively to choose their representatives. India follows a parliamentary system, so elections are held for the Lok Sabha, state legislative assemblies and for local government or bodies. ये आपको पता होना चाहिए तीनों जो हमने पहले भी बात किया था। So
द कंट्री इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 543 लोकसभा कंस्टिट्यूसीज में हमने पहले ही बात किया लोकसभा इलेक्शन के लिए या नेशनल इलेक्शन के लिए या जनरल इलेक्शन के लिए. सो दोज इलेक्टेड टू द लोकसभा, जो भी इलेक्टेड होते हैं उनको बोला जाता है एमपी यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ये आपको पता होना चाहिए. फिर जो भी हमारे स्टेट में जो होते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये आपको पता होना चाहिए. इंडिया यूजेज द फर्स्ट फास्ट द पोस्ट FPTP सिस्टम. इसका मतलब कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट इन कंस्टिट्यूंसी विंस. जिसके पास ज़्यादा वोटिंग हो वो ही विनर बनेगा, इवन इफ द डोंट सिक्योर एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ये होता है आपका FPTP. सबसे ज़्यादा वोटिंग आपके पास में, आप जीत गए. सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें. अब गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, आफ्टर इलेक्शन द पार्टी और कोलिशन विद द मेजोरिटी ऑफ द सीट इन द लोकसभा फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट. इट लीडर्स बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. एट स्टेट लेवल में अगर बात करें तो वो सेम सिस्टम होता है कि पार्टी के जो भी लीडर होते हैं वो वहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि CM बनते हैं और यहाँ पे ये नेशनल गवर्नमेंट के लिए PM बनते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. द स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क्स अलोंगसाइड द ECI टू कंडक्ट द स्टेट एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेजरमेंट्स और प्रोविजंस विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जो हमने स्टार्ट किया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर कॉमनली आल्सो नोन एज विधान सभा और नियम सभा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. आपको ये पता होना चाहिए. ओके, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा में इलेक्शन किस तरह से होते हैं. सो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, जिसे पार्लियामेंट का एक पार्ट माना जाता है, आर आल्सो इलेक्टेड और चोजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, नॉट बाय अ डायरेक्ट वोट बाय द और ऑफ द पब्लिक. यानी कि बच्चों जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग MP बोलते हैं, क्यों, क्योंकि चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे आपके राज्यसभा के मेंबर हो, वो सभी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाने जाते हैं. अब लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जहाँ पे लोग जो है वो वोटिंग करते हैं और PM को इलेक्ट करते हैं. लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं आपके लगभग 250 से लगा के 245 के बीच में, यहाँ होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. यानी कि यहाँ लोग खुद वोटिंग नहीं करते हैं. ये हमें समझना चाहिए. एन इजी एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट इलेक्शन इज व्हेन अ स्कूल काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स रेदर देन बाय ऑल द स्टूडेंट. तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक एग्जाम्पल है आपका. अब आप बोलोगे सर राज्यसभा में फिर मेंबर ऐसे कौन से होते हैं जो इलेक्शन करते हैं. तो अब हम लोग इनकी बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना है बच्चों. देखो, राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स, जिसमें 233 जो होते हैं 233 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. प्लस में जो 12 जो है रिमेनिंग, यहाँ पे ये बात आया हुआ है कि प्रेसिडेंट इन्हें क्या करता है, नॉमिनेट करता है. अब नॉमिनेट करता है कैसे, मतलब रिकमेंडेशन करता है प्रेसिडेंट के थ्रू, वो इलेक्शन में आते हैं या फिर डायरेक्ट आपके मेंबर बन जाते हैं या MP बन जाते हैं राज्यसभा के. अब आप बोलोगे सर इसमें स्पेसिफिक फील्ड्स कौन से हुए, जैसे कि आपके एक्टिंग का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स का हुआ, जो सबसे अच्छा मतलब आपके इंडिया को या हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उनके नेम्स यहाँ हम लोग देखते हैं. जैसे कि स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्ट्स में जो है क्रिकेट में अपना इंडिया का नाम रोशन किया है ना, तो वो भी क्या हो गया, यहाँ पे एक मेंबर हो गया. ये एक रिकमेंडेशंस और नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ने दिया था. और भी जैसे कि आप शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारा एक्टर है, तो और बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हैं जो कि MP बने हुए हैं बाय द नॉमिनेशन. तो ये नॉमिनेशंस भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. इसमें 12 मेंबर्स होते हैं. स्टेट रिप्रेजेंटेशंस इन द राज्यसभा इज रफली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. लार्जर स्टेट्स हैव मोर मेंबर्स देन स्मॉलर स्टेट्स. अब देखो स्टेट भी आपके अलग अलग साइज वाइज है. कुछ हमारे स्टेट बड़े हैं, कोई स्टेट हमारा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका पॉपुलेशन के बाय डिफ़ॉल्ट पे वहाँ पे मेंबर्स होते हैं. जैसे कि मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान हमारा सबसे लार्जेस्ट एरिया हो गया. फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ तो यहाँ 15 मुझे चाहिए, क्योंकि टोटल मुझे कितने चाहिए, 245 मेंबर चाहिए, है ना. तो इनमें से मैं राजस्थान से कितना ले लूँगा, आपके 15. फिर यूपी जो उससे भी थोड़ा पॉपुलेशन वाइज बड़ा है ना, तो यहाँ मैं ले लूँगा कम से कम 20. ऐसे करके जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उन सब में से अलग अलग, अब कुछ जो छोटे एरियाज़ हैं या छोटे स्टेट्स हैं
वहाँ पे नंबर कम मिलेंगे, है ना, और जो बड़े स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा होगा. सो राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस because it is not dissolved. Members have 6 years terms with 1/3 retiring every 2 years. अब यहाँ पे जो 245 जो आपके मेंबर्स होते हैं वो 6 सालों तक अपनी ही पोस्ट पे बने रहते हैं और हर 2 साल में एक रिटायरमेंट का उनका रोटेशन चलता रहता है. इस तरह का ये एकदम फिक्स्ड और परमानेंट हाउस होता है. इसे इसीलिए अपर हाउस भी कहते हैं राज्यसभा को, ठीक है ना. ये डिसॉल्व नहीं होता. डिसॉल्व का मतलब ये लोकसभा जैसे बदलती रहती है आपके, तो लोकसभा हमेशा चेंजेबल होती है, पीएम बदलते रहते हैं तो लोकसभा बदलती रहेगी, लेकिन राज्यसभा एक ही रहेगी, वो फिक्स रहेगी. तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है. द वोटिंग फॉर राज्यसभा यूजेज द सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम to ensure proportional representations. Detailed mechanism are studied at higher levels. आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अपनी हायर क्लासेस में जान लोगे. ऐसा इतना सा आपको ध्यान में रखना है. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, नॉट बाय द डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग. जैसे पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का सारे लोग मिलके, इंडिया के सारे सिटीजन्स वोटिंग करके पीएम का इलेक्शन करते हैं, वैसा हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली होता है. उसके लिए एक कॉलेज सिस्टम होता है. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, और जो हमारे विधानसभा है जिसमें एमएलए होते हैं, वहाँ के इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मेंबर्स होंगे, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज होगी, दिल्ली और पुदुचेरी की जो भी यूनियन टेरिटरीज होगी, उनके सारे के सारे मेंबर जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं, जिनका चुनाव हुआ है, लोगों ने उन्हें, जनता ने उन्हें चुना है, वो चुने हुए लोग एक इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं और अपने बीच में 2-3 जनों को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा करते हैं. द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज आल्सो यूज्ड so that the president gains broad support from both the center and the state governments. दोनों की तरफ ये मिल सके, इसलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लगता है इस पे, ताकि इनको सपोर्ट सभी तरह से मिल पाए. ये जो सिस्टम है हमारा, वो कॉलेजियन सिस्टम होता है हमारे प्रेसिडेंट को चुनाव करने के लिए. सो मोर पॉपुलस स्टेट्स हैव ग्रेटर न्यूमेरिकल वेट in the voting procedure. The exact value of each vote is calculated according to a formula that is details covered in the higher classes, जो आपके higher classes में आपको देखने को मिलेगी. The following group don't vote in the president's election. Nominated members of the Rajya Sabha जिसमें 12 लोग हैं, और nominated members of the state legislative councils और assemblies. मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो गए आपके स्टेट में, और बाई कैमरल जो भी आपके लेजिस्लेचर होते हैं वहाँ पे, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी. यहाँ आप देखते हो ना बच्चों, तो नॉमिनेटेड नाम आया है. जिनका भी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट ने किया है, वो रिकमेंडेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, उनका यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं होता है चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में या इलेक्शन में. बाकी सारे जो इलेक्टेड होते हैं, जिनका चुनाव जनता ने किया है, वो जनता के चुने हुए लोग सारे स्टेट में से, दिल्ली जो कि एनसीआर में आता है, हमारा कैपिटल भी है, और पुदुचेरी भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है. अब यूटी और स्टेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है बच्चों, आपको इसके लिए अलग से हमारा चैप्टर आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई 28 हमारे क्या है, स्टेट्स है, और 9 के तकरीबन हमारे यूनियन टेरिटरीज है. ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट सो दैट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट रिमेन्स लिंक्ड टू डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशंस. इसीलिए आपके नॉमिनेटेड लोग नहीं आते हैं. यहाँ आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पीएम भी हमारे वोट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी. सो ये भी आपका दृश्य सामने आता है. सारे जो पीएम होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड. अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है. अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of both elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha. यानी कि 543 आपके मेंबर्स हो गए लोकसभा के, और 245 मेंबर हो गए आपके राज्यसभा के. अब इनमें दोनों यानी ओवरऑल सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे आपके नॉमिनेटेड हो, वो सारे के सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में. एंड द इलेक्शन यूजेज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इसमें भी वही सिस्टम शुरू होता है या लागू होता है जो आपके प्रेसिडेंट में होता है. द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड परफॉर्म द ड्यूटीज
of the president if the latter is unable to do so. अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहती है या फिर वो बिजी रहते हैं तब हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं. जनरली इनकी पोस्ट होती है राज्यसभा का चेयरपर्सन. ये आपको ध्यान में रखना है. और अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है मैं आपको पूछने वाला हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में हैं और हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हैं और ओवरऑल इन जो भी रोड जो आपके आगे चल रही है इसमें क्या क्या दिक्कतें आपके होने वाली है, हम ये बात करते हैं. इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, वोटर एपैथी, स्ट्रेंथनिंग वोटर अवेयरनेस इज़ वेरी की टू इम्प्रूविंग डेमोक्रेटिक हेल्थ. अब यहाँ पे जनरली जो भुजबल होते हैं, बाहुबली होते हैं या मनी माइंडेड लोग होते हैं उनकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम आती है. आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि वो डेमोक्रेसी को ख़राब करते हैं. इसलिए हमें इन करंट जो चैलेंजेस है उनकी भी बात कर लेते हैं ताकि हम ओवरऑल ये समझ पाएँ कि कैसे इनका सोल्यूशन कर पाएँ. इंडिया कंडक्ट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज in the world and yet faces challenges in ensuring fairness in every contest. Problems include excessive money power in the elections, candidates with criminal records, voter apathy, especially among some urban populations, and these issues can harm the quality of democracy if not addressed. अब ये जो है ना, ये करंट सीन में आपके प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिलती हैं. ये जो करंट जो प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस आपके इलेक्शन में आ रहे हैं. सबसे बड़ी जो बात है, क्रिमिनल जो भी हमारे लीडर होते हैं या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो लीडर बन जाते हैं उनकी वजह से डेमोक्रेसी आपकी सही सेट नहीं हो पाती. उसकी वजह से करप्शन आपके आगे बढ़ते हैं, पुअरिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हमें देता है. तो हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए आपके पास में क्या रास्ता है. तो यहाँ पर देखो डेमोक्रेसी कैसे वीक आपके कमज़ोर हो जाती है. एपैथी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है. वोटर की अवेयरनेस भी बहुत कम होती है. एजुकेट उन्हें करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि राइट टू वोट आपका एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. आपको वोटिंग करना चाहिए ताकि आपका जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए काम कर सके. एंड मीडिया का भी जो कैंपेन है उसमें प्रमोशन करना चाहिए और यूथ को इंगेज करना चाहिए. इसमें बहुत बड़ी हमारे पास में पॉपुलेशन है, तो वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा कुछ सुधार और इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस होते हैं. इससे आपकी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी. तो ये कुछ रास्ते हैं हम अपना सकते हैं. नाउ लेट्स थिंक अबाउट सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर वी मूव ऑन. ये लास्ट टॉपिक है, ये हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये मूव ऑन करने से पहले हमें कुछ खास बातें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में. पहली बात आपकी हो गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये क्या होती है? ये कॉर्नर स्टोन होती है इंडियन डेमोक्रेसी की. ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, जिसमें बोला जाता है कि 18+ अगर आप होते हो या 18 की एज होती है तब आपके पास में राइट टू वोट मिलता है. आर्टिकल 326 आपको ये गारंटी देता है, ये आपके पास में है. The right to vote is also responsibility and should be exercised seriously by every citizen या voter. Voter awareness is very essential to use the vote wisely, and it is important to encourage and support the participation of the all eligible voters. And the Election Commission of India is the constitutional body and responsible for conducting elections throughout the country. ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों. ठीक है, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अब हम लोग आ चुके हैं हमारे एंडिंग में. सो थैंक यू ऑल एंड ऑलवेज कीप लर्निंग. हैप्पी लर्निंग के साथ आप पढ़ते रहो. एक थंब इम्प्रेशन के साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना है. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.